इसमें क्या है, कहाँ भी शो आ रहा है आपको? सर ये देखें, इस तरह से तो टेबल आ रहा है। ये अगर मतलब ये है, और लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे करती हूँ तो देखें ये यूं आ रहा है, कुछ भी नहीं इधर आ रहा। नहीं, रिजल्ट आपने तो इधर ही प्रिंट करवाना था ना डॉक्यूमेंट पे। इसमें एंटर करें आप कोई नंबर और देन उसकी लिमिट। लेट्स सपोज 4, और इधर मैं इधर भी 4 कर लेती हूँ। तो कुछ भी नहीं हो रहा। आउटपुट तो इधर शो होनी चाहिए ना, कि जो भी रिवर्स में या फॉरवर्ड जो भी होंगे इधर होंगे नंबर और रिजल्ट। तो अच्छा ये नहीं शो हो रहा है इधर। ठीक है, इसका ना मैं सिंपल मेथड आपको बताता हूँ। और मैंने ना कहा था कि जो प्रॉम्प्ट से यूजर से इनपुट लेते हैं ना, जो मैंने एक दिन बताया था प्रॉम्प्ट से किस तरह लेते हैं। हम जैसे रीलोड करते हैं तो एक प्रॉम्प्ट आता है कि उधर हम यूजर से इनपुट लेते हैं। उधर से भी आप इनपुट ले सकते थे। ओके सर। सर तो पता है इसमें क्या होता है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर जब हम छोटी छोटी चीजों को करते हैं ना, तो वो इजीली हो जाती हैं। जी लेकिन जी। जब इस तरह से कोई मिक्स करना, लेट सपोज HTML है, CSS है या JS है, उनको जब मिक्स करके कोई चीज बनानी होती है ना, तो फिर कंफ्यूजन होती है, फिर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। छोटे छोटे पॉइंट जब आप लोग करवा अच्छा, रहे होते हो क्लियर हो जाते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस में जाएं एक दफ़ा, इसको कमेंट कर दें एक दफ़ा से। किसको कमिट करना है सर? मे भी इस पूरे को ही कमेंट कर दें एक दफ़ा। ओके सर। यस सर। तो अब आप लिखें यहाँ पे विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, जिससे हम यूजर से लेते हैं ना इनपुट उधर फ्रंट एंड से। जी। यस। तो इसमें पेरेंथीज लगा के इसमें लिखे एंटर, एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट टू प्रिंट टेबल, इस तरह का कुछ भी। एंटर नंबर वन लिखते हैं एक दफ़ा। इसको ना करें डबल कोट्स में। जो भी टेक्स्ट लिखना होता है ना उसको डबल कोट्स में। एक मिनट चुप करेंगी आप? जी सर। और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दें। इससे पहले ना वेरिएबल ले लें 22 के शुरू में ना। वेरिएबल कुछ भी, लेट्स सपोज मैं बना लेती हूँ, और इसको ब्रैकेट्स में दे दूं। नहीं ऐसे नहीं मैम। जब जब हमने देखा था ना कि हम वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते, तो हम कीवर्ड यूज करते हैं इससे पहले, लेट या वार। उससे अच्छा अच्छा पहले इसको वो। डिक्लेयर हम्म। लेट नंबर नम वन लिख दें स्पेस देके। ठीक है, इसमें इक्वल टू लिखें अब। और इसके आप लिखें पार्स इंट, क्योंकि ये ना आपको स्ट्रिंग में देगा इनपुट। इसकी इसकी इसके पहले लिखें पार्स इंट। मिस आयशा, ये मेरे ख्याल से ये माइनस लगा दिया आपने इक्वल टू की जगह। नो मैम, इक्वल ही है, इक्वल का साइन है। तो थोड़ा फ़ॉन्ट साइज कम है इसलिए। तो अब इसमें बेटा पेरेंथीज लगाएं इसको मैम। बढ़ा। जी जी। पेरेंथीज लगाएं अब, इस विंडो को पेरेंथीज में करें। सॉरी, ब्रैकेट्स में जो आप ना कोड समझ रही हैं, इसको ब्रैकेट्स में करना है। मैम बेसिकली ये पार्सेंट एक फंक्शन है, आप एक फंक्शन कॉल कर रही हैं। ये ओके सर। डबल आपने यूज करनी है, इनको सिंगल कर दें और उसको बिल्कुल उसके साथ कर दें। पार्सेंट के बाद स्पेस ना डालें, क्योंकि ये फंक्शन कॉल हो रही है यहाँ पे एक, कि इसको पार्सेंट का फंक्शन कॉल करके इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें। जी।
पार्सेंट का फंक्शन कॉल किया, तो इसको मैम स्पेस ये रिमूव कर दें। ये आपने जो इंट लिखा है इसको भी रिमूव कर दें, एक INT को। जी सर। अ, जी जी, अब ठीक है। ओके। ओके मैम, लास्ट पे ना एक क्लोजिंग ब्रैकेट और है एंड पे। जी सर, गुड मॉर्निंग। क्लोजिंग ब्रैकेट, जी मैम। अच्छा, इसको कॉपी कर लें अब, इसी लाइन को, और दोबारा नीचे पेस्ट कर दें। जी सर। और नंबर 2 कर दें यहाँ पे, दोनों को ना, दूसरी लाइन में नंबर 2, और उधर अंदर भी मतलब जो लिखा ना एंटर नंबर, उसको भी 2 कर दें। तो अब फॉर लूप आपको यूज करना आता है ना, मतलब जो जब हमने कल पढ़ा था फॉर लूप को यूज करना। जी जी। नंबर 1 पे जो आपको प्रॉम्प्ट आ रही होगी ना, मिल रही होगी, अब नंबर 1 पे आप ना इसकी एंडिंग लिमिट रख लेंगे, ठीक है। पहले इफ कंडीशन लगेगी कि अगर नंबर जो है नंबर 1 वो 20 से लेस है, तो लूप फॉर लूप यूज करेंगे ना आप, वो बैकवर्ड में यूज करेंगी। और जो फॉर लूप यूज करेंगी, उसकी जो एंडिंग लिमिट होगी वो नंबर 1 की लेंथ होगी, ठीक है। या नंबर 1 जो भी होगा वहां तक उसको, उसकी लेंथ तक नंबर प्रिंट करेगा, ओके सर। ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे ना, तो आपको HTML भी यूज नहीं करना पड़ेगा, और जो भी आपने ये जो लगाए हुए थे बिल्ट इन फंक्शन, ये भी यूज नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ तो मैं, हम्म। फॉर लूप रिवर्स में और फॉरवर्ड में और इफ एल्स कंडीशन यूज करके ट्राई कीजिएगा। ओके सर। जी, थैंक यू सर। अभी अभी हम दूसरों के देखते हैं असाइनमेंट, तो आपको उनमें से भी ना आइडिया हो जाएगा, वो क्योंकि टाइम कम है, नहीं तो हम कर लेते हैं अभी। जी, और कोई अपनी असाइनमेंट शेयर करना चाहेगा? अच्छा, किसी ने असाइनमेंट करने की कोशिश की हो और उसको कुछ चैलेंजेस आए हो, तो कोई वो शेयर करना चाहेगा? सर उमैर, आपने असाइनमेंट की है, ट्राई की है? जी सर, मैंने की हुई है ट्राई, लेकिन अभी मेरा मोबाइल से हूँ। आपने 2 मिनट सबमिट सर, किया? मैं सबमिट नहीं अभी की मैंने। मैं अभी ज्वाइन करता हूँ जरा दोबारा से, तो मैं उसका वो ठीक। बता सकता हूँ कि उसमें मैंने इफ एल्स यूज किया था। वो 3 4 वेरिएबल बना के, उस 2 3 वेरिएबल उसमें स्टोर करवा के, तो वो जो आपने बताया हुआ था ना, कि अगर वो वैल्यू हो गई तो जी जी, स्टेटमेंट हो गया था ठीक मेरा है, तो आपकी कोई। बात ठीक है। मैम, मैम शीज़ा जमील, आपने ट्राई की है असाइनमेंट? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। एक्चुअली ना मैंने आपके बार बार लिंक पे जाने की कोशिश की थी, मेरा वो लिंक ही नहीं खुल रहा था आई कोड थ्रू का। तो सुबह का इंटरनेट इशू भी था, मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, तो जाके उस वेबसाइट पे नहीं लोड हो रहा था, बार बार कह रहा था बहुत टाइम लगेगा, रिस्पॉन्डिंग टाइम बहुत ले रहा था। हाँ, अच्छा मैम, मैम, ब्राउजर चेंज चेंज करके ट्राई कीजिएगा तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके ठीक है। मैम आप वैसे कौन से लिंक की बात कर रही हैं, मतलब कि फेसबुक का लिंक या असाइनमेंट का लिंक? एक्चुअली वो आपने कहा था ना असाइनमेंट, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो आई कोड ग्रुप पे जाके आपने वो फॉर्म वगैरह सबमिट करना है, तो वो सब कुछ, वो सारा कुछ, यानी वो वेबसाइट ही नहीं थी खुल रही, WW आई कोड ग्रुप वाली। जी जी, ठीक है। अच्छा, आप स्लैक पे नहीं है मतलब? जी सर, वकास अली, आपने किया ट्राई असाइनमेंट? सर अकमल खान, आपने ट्राई किया असाइनमेंट?
अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप शेयर करें, हम सेशन में डिस्कस करते हैं, या हम उस टॉपिक को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं अगर कहीं से समझ नहीं आई तो जब मैं समझा रहा होता हूँ तो मैं पूछता भी हूँ कि किसी को समझ नहीं आ रही या मैं रिपीट कर दूँ, तो सब कहते हैं कि क्लियर है, हमें समझ आ रही है, ठीक है। तो लेकिन जब असाइनमेंट दी है तो सिर्फ 2 लोगों ने सबमिट की थी, उसके अलावा कोई भी नहीं था। सर मैं इसको सही करके फिर सबमिट करवा दूंगी। जी, और कोई ये शेयर करना चाहेगा कि हमने असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं की? सर वो नहीं है, लाइव वाला मेरा नहीं था ऐड हो रहा। वो मैं करके करवा दूंगा। वो जो नहीं है गिट, जी, वो वाला। इसलिए नहीं मैंने की। वो मेरा पिछली लास्ट ही असाइनमेंट का भी नहीं था हुआ ऐड, तो वो करके तो मैं इकट्ठी करवा दूंगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और आप अपनी असाइनमेंट जिन्होंने नहीं करवाई वो करवा दें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहे। आज हम सर नेक्स्ट अभी टॉपिक चलते हैं। सर एक बात पूछनी थी। जी जी। जो अभी ये जो असाइनमेंट है तो फिर ये इसको HTML पे तो नहीं होगी, जस्ट JS पे कंप्लीट हो जाएगी ना पूरी? मतलब उधर कोड तो नहीं वो उसको रन करना पड़ेगा? जी, वो मैंने जा इसलिए जेएस को कहा था क्योंकि हमने जो एचटीएमएल को साथ इंटरेक्ट करने का ना अभी पढ़ा नहीं था, कि वो हम एलिमेंट्स को किस तरह से गेट करते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप अभी जेएस के साथ ही ट्राई करें, और एचटीएमएल आज हम पढ़ेंगे कि हम एचटीएमएल के एलिमेंट्स को किस तरह से गेट करते हैं जेएस के थ्रू। तो ओके अभी के सर। लिए आप जेएस के थ्रू ही करें कंप्लीट। राइट सर। सर अभी तो वो मुझे समझ नहीं थी, खप खप के कुछ क्या कहते हैं वेबसाइट्स देख के वो W वाली, वो क्या W स्कूल वाली भी हो सारी, तो सही इतना ये कुछ निकला था तो वो भी सही नहीं हुआ। चलें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं स्लैक में, और पूरा गाइड कर देंगे हम। ओके सर। ठीक है, आज क्लास 4 है। ठीक है, तो ये मैंने एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है, और इसमें मैं अपना एक H1 हेडिंग लिख रहा हूँ, और उसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिख दूंगा, हेलो दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, और इसको मैंने आईडी दे दी माय हेडिंग की, और इसकी हम आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको डिस्प्ले हो रही होगी। अच्छा, अगर मैं स्क्रीन को डिवाइड करूँ तो आप लोगों को फॉन्ट या मतलब कोड सही नज़र आ रहा है, और इधर वाला साइड भी, इस तरह से हम देख यस लें सर। इसको, यस सर। दोनों साइड से मतलब क्लियर नज़र आ रहा है। सर कोड वाली साइड थोड़ी बड़ी कर लें, वो इधर से तो क्लियर हो रहा है, व्हाइट कलर है ना तो इसलिए। यस सर जी, अब सही है। ठीक है। तो अब हमने इस HTML के एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज करना है। तो जब भी हम HTML के डॉक्यूमेंट से करते हैं ना, कोई एलिमेंट गेट करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट से, डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है एक पूरा, तो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है एक, और देन मैं करता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये सारे जो मेथड्स हैं काम करते हैं, हम वन बाय वन इन सबको एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहला मैं जो ये मेथड है ये यूज़ करने लगा हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो गेट एलिमेंट के अंदर मैंने
डबल कोट्स दी, और इसके अंदर मैं अपनी आईडी लिखूंगा जो मैंने यहाँ पे इस एलिमेंट को दी हुई है। ठीक है, ये वाली आईडी। तो मैंने ये आईडी कॉपी कर लिया एज इट इज और इसमें पेस्ट कर दी। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे इसकी आईडी तो मतलब इस एलिमेंट को तो गेट कर लिया। अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूँ और देन इस वेरी अब ये जो एलिमेंट है मेरा HTML का एलिमेंट जो इस आईडी के साथ है वो इसमें स्टोर है मेरे A1 के वेरिएबल में। ठीक है, तो अब मैं A1 को यूज़ करके इसको चेंज कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट को। तो मेरे पास इसके लिए भी दो मेथड हैं, इनर टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट में मैं पहले जो हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग, तो इसमें मैं ये लिख सकता हूँ कि दिस टेक्स्ट इज चेंज विद जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये चेंज हो गया। ठीक है, मैंने HTML में एज इट इज ही रहेगा, लेकिन फ्रंट एंड पे डिस्प्ले जो हो रहा होगा वो इस यहाँ से डिस्प्ले हो रहा होगा। तो यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है, किसी कोई समझ ना आई हो चीज़? तो सर अगर हमें अपनी वेबसाइट पे वो चीज रिक्वायर्ड होगी जो HTML पे है, तो फिर हम उसका क्या करेंगे? लेट्स सपोज यहाँ से तो हमने चेंज कर दिया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमें वही चीज दोबारा मिले, तो फिर उसके लिए फिर से इधर से चेंज करेंगे या कि वहीं से गेट कर सकते हैं? बेसिकली ये तो एक मेथड मैं बता रहा हूँ ना कि हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर रहे होते, हम स्पेसिफिक इवेंट्स पे चेंज कर रहे होते हैं। जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, उस पर किसी ने ऑर्डर किया, किसी ने बटन को क्लिक किया, कंफर्म ऑर्डर, तो एक मैसेज आपको शो होता है, थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। तो वो पहले नहीं शो हो रहा होता, बाद में शो होता है जब आप क्लिक करते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स भी आएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, मतलब इनसे आगे जाएंगे। तो ये इसलिए ना चेंज करने के लिए होता है HTML के एलिमेंट्स को। तो इवेंट बेस्ड भी आएगा कि खास इवेंट एक अकर हो और फिर चेंज हो। तो आपको पहले इसकी बेसिक्स तो क्लियर होनी चाहिए कि मैंने HTML से किस तरह से HTML के टेक्स्ट को जावास्क्रिप्ट के किस तरह से चेंज किया है। ठीक है, ओके सर। तो अब मैं इसको कमेंट करता हूँ, तो वो पहले वाले आ गया। अच्छा, अभी इसका एक और मेथड भी होता है चेंज करने का, टेक्स्ट का A1, और उसका होता है, ये होता है मेथड इनर HTML। इससे भी मैं चेंज कर सकता हूँ। दिस इज चेंज थ्रू इनर HTML। ठीक है, ये चेंज हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ टेक्स्ट को टारगेट करता है, सिर्फ टेक्स्ट ही चेंज कर सकता है। लेकिन जो इनर HTML है वो HTML के टैग्स को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब जैसे ये ये जो टेक्स्ट था मेरा, ये H1 के टैग में था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका टैग भी दे सकता हूँ, तो वो उस टैग में ही इसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे H6 लगाता हूँ, मतलब हेडिंग 6, और यहाँ पे भी H6, तो उसने उसका साइज भी छोटा कर दिया टेक्स्ट का। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट ही अप्लाई होगा। यह उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, हेडिंग को भी, मतलब H1 को भी, H6 को भी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। नहीं सर, नहीं समझ आई। देखिए पहले वाले में भी तो उसने टेक्स्ट ही चेंज किया था ना। दिस टेक्स्ट इज चेंज विद जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट वही उसने चीज पकड़ी थी, सेंटेंस लिया था। यहाँ पे भी वो तो टेक्स्ट ही वही ले रहा है ना, ऑल तो क्या आपने उसको हेडिंग में कर दिया। जी, अब मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट था ना वो H1 के हेडिंग में था। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने टेक्स्ट चेंज किया तो उसने वो हेडिंग साइज चेंज नहीं किया, मतलब टेक्स्ट का साइज चेंज नहीं किया, हेडिंग H1 ही रहेगी। अगर मैं यहाँ पे H6 करूँगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे H6 किया था, यस सर, गॉट योर अगर मैं ये पॉइंट। यस। यही यहाँ पे करूँगा ना H6, तो वो उसको एज इट इज हाथ में प्रिंट कर देगा, मतलब उसको H1 का टैग कंसिडर ही नहीं करेगा, वो इसको टेक्स्ट ही कंसिडर करेगा। ठीक है, यस सर, क्लियर है, थैंक यू। इस तरह से। ठीक है, अब जैसे मैंने इसका टेक्स्ट चेंज किया, अब मैं इसकी हर प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूँ, इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ, इसका कलर, इसका बैकग्राउंड। तो वो हम देखते हैं वन बाय वन के किस तरह से हम कर सकते हैं।
ठीक है, अब A1 में मेरा वो एलिमेंट स्टोर है, तो मैं A1 पे सारी स्टाइलिंग अप्लाई करूंगा। A1 स्टाइल और कलर उसका रेड। ठीक है, कलर रेड हो गया। अब A1 स्टाइल और बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये येलो। तो यहाँ से मैं अपने HTML का कोई भी स्टाइल जो है वो चेंज कर सकता हूँ। हम और ट्राई कर लेते हैं। फॉन्ट साइज, ठीक है, उसका बॉर्डर, उसकी पैडिंग और मार्जिन। ठीक है, इस तरह से आप इसका जो CSS से रिलेटेड जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी चेंज कर सकते हैं आप जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी सर। और कोई बाकी भी कोई बताएं कि क्लियर है, समझ आ रही है? जी समझ आ गई। जी सर क्लियर है। ठीक है, तो हमने अब एलिमेंट को आईडी से टारगेट किया था, तो अब मैं क्लासेस के थ्रू टारगेट करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा P टैग है और इसमें मैं लिखता हूँ कि दिस टेक्स्ट इज इन ए क्लास। ठीक है, और मैं इसको क्लास देता हूँ। अच्छा, ये टेक्स्ट शो हो रहा है आपको? मतलब थोड़ा इसको मैं H1 में ही कर देता हूँ, जी सर। यस सर, शो हो रहा है। थोड़ा लार्ज फॉन्ट साइज रखते हैं ताकि डिस्प्ले हो सके। तो इसको मैं सिमिलर क्लास दे देता हूँ, टेस्टिंग क्लास। ठीक है, ठीक है, अब दो एलिमेंट्स हैं, दो H1 है टैग्स, और उन दोनों को मैंने एक सिमिलर क्लास दी है, टेस्टिंग क्लास। तो सेम मेथड है कि डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, अब ये आपको सजेशन भी मिल जाएगी वैसे, लेकिन है भी ये गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, क्योंकि जो क्लासेस हैं, आईडीज जो हैं वो हम एक ही एलिमेंट को देते हैं, और क्लासेस जो हैं वो मल्टीपल डिव्स को, मल्टीपल टैग्स को दे सकते हैं। तो इसलिए वो गेट एलिमेंट्स आ रहा है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी क्लास का नेम देते हैं, जो भी आपने क्लास यहाँ पे दी होगी। तो मैं क्लास का कॉपी करता हूँ यहाँ से, मैंने इसको क्लोज किया और मैं इसको एक और वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, क्लास 1 में। ठीक है, तो अब मैं अगर लगाऊँ क्लास 1 और इनर, यहाँ पे इनर टेक्स्ट लगाऊँ, तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसकी वजह ये है कि जब क्लासेस होती हैं HTML में, वो हम मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसमें इंडेक्सिंग यूज होती है, अरे के फॉर्म में ना इसके जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं क्लास के। तो जब भी आप क्लास के थ्रू टारगेट कर रहे हो, तो आपको ना इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी कि कौन से नंबर वाली क्लास। ठीक है, तो इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। जो फर्स्ट क्लास होगी वो 0 इंडेक्स पे होगी, और जो सेकंड क्लास होगी वो 1 इंडेक्स पे होगी, जो थर्ड क्लास होगी वो सेकंड इंडेक्स पे होगी, इस तरह से। तो मुझे यहाँ पे इंडेक्स देना पड़ेगा इसका, ठीक है, क्लास का। तो जो फर्स्ट थी, फर्स्ट एलिमेंट था क्लास, इस क्लास के नेम से उसका टेक्स्ट चेंज हुआ है। ठीक है, और अगर आपने स्टाइलिंग भी चेंज करनी है, तो आप इसी तरह से इसका इंडेक्स दे के, अगर फर्स्ट नंबर वाले का चेंज करना है तो आप 0 इंडेक्स देंगे, और सेकंड वाले का करना है तो 1, ऐसे आगे आप चलते जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्लास 1 और इसका जो 1 वाला है, मतलब जो सेकंड H1 है, उसको भी आपको चेंज करके दिखाता तो सर अगर टेक्स्ट चेंज करना है उसके लिए इनर टेक्स्ट, और अगर स्ट्रक्चर में चेंज ना है तो इनर एचटीएमएल। जी जी, अगर आपने HTML की टैग्स भी चेंज करने हैं तो आप इनर HTML लगाएंगे, और अगर आपने सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है तो आप सिर्फ इनर टेक्स्ट लगाएंगे। ठीक है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक इसमें कोई कंफ्यूजन?
यहाँ क्लास तक। अब देखें मैंने हाँ सर। जो H1 था, जी जी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जी, मैं कोई टेंशन। ठीक है। अच्छा, H1 था, उसको मैंने क्लास फर्स्ट दी थी और वो जीरो इंडेक्स पे है, ठीक है, पहले वाला जो स्टार्ट हो रहा है। और जो सेकंड था, सेकंड हेडिंग थी, वो वन इंडेक्स पे होगी क्योंकि वो सेकंड क्लास है। और ये इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है हमेशा। ठीक है। अगर मैं इसी तरह से फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो मल्टीपल क्लासेस हैं और सेम क्लास है उनकी, दिस इज थर्ड हेडिंग, सेम क्लास। आप इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जितनी मर्जी आपके पास क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं अगर सेम से, तो आप इनके लिए बजाय सिंगल टारगेट करने के आप इसमें लूप भी यूज़ कर सकते हैं, कि एक लूप यूज़ करें और उसमें उसके इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग सारा कुछ खुद ब खुद लगता जाए। ठीक है, तो हम अब इसको लूप के थ्रू देखते हैं कि हम इसको लूप के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बजाय कि वन बाय वन इसको मैं इधर इंडेक्स पास करूं, मैं इसको लूप के थ्रू भी कर सकता हूं। मैं यहाँ पे अब इसको करता हूँ मोमेंट, और मैं आपको लूप वाला जो मेथड है वो बताता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आपने सारी क्लासेस को टेस्टिंग टेस्टिंग नेम दिया है। अगर हम टेस्टिंग ना दें, यानी सबको डिफरेंट नेम दें, तो तो फिर आपको डिफरेंटली टारगेट करना पड़ेगा। फिर यानी हम उन्हीं के नेम से ही उन्हें टारगेट कर सकते हैं ना? बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, तो ये मैं फोर्थ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो क्लास है मेरी क्लास वन, मुझे इसकी लेंथ को काउंट स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे A1 ले लेता हूँ, और इसमें मेरी क्लास, जो क्लास में जितने भी मतलब टैग्स होंगे H1 जितने भी होंगे और जिनकी क्लास सिमिलर होगी, वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसकी लेंथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक, दो, तीन, चार और पाँच है, तो इस वेरिएबल में नंबर पाँच स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी मदद से हम लूप यूज करते हैं, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, और जो आई है वो लेस देन ए हो या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू हो, तो वो एंड वाला, मतलब जो एंड वाला एलिमेंट होगा वो भी टारगेट हो जाएगा। तो इस A1 में इसकी लेंथ स्टोर थी क्लास की, ठीक है, 5। मैं 5 यहाँ पे लगा रहने दूँ तो ठीक है, लेकिन क्योंकि हम डायनामिकली कर रहे हैं कि 5 जो है, अगर मैं फर्ज कर लें यहाँ पे हेडिंग और ऐड कर दी एक 6 कर दी, तो फिर वो 6 पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये लूप इंक्रीमेंट कर रहा है, प्लस प्लस कर रहा है, और ये आई जो है अब इस तरह ही है जैसे हमने बाहर यूज़ किया था, ये इस तरह ही है जिस तरह हमने ये यूज़ किया था। जब ज़ीरो होगा तो यहाँ सब में ज़ीरो होगा। ठीक है, जब वन होगा तो यहाँ सब में वन होगा, तो इस तरह से ये स्टाइलिंग इस पूरे पे अप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर। तो मैं ना किसी से पूछता हूँ कि ताकि मुझे क्लियर हो कि अब सबको समझ आ रही है। सर इसमें हम क्लास हमारी एक ही है, लेकिन हम ये जो नीचे इधर लूप के बाद की बात कर रही हूँ, स्टाइल में कलर भी, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज, बॉर्डर, ये सारा कुछ पैडिंग वगैरह जो हम दे रहे हैं, ये हर क्लास क्लास एक ही है, लेकिन हम ये इस तरह से अलग अलग करने के बजाय एक लाइन में नहीं कर सकते? देखें, मैं यहाँ पे हटा दूँ अगर इसको, मैं लूप की बात नहीं कर रही सर, नीचे वाले जो क्लासेस दी हुई है सारी, ये वाली। नीचे ये क्लास वन, आई, स्टाइल, ये जो ठहरे मैं annotate करूं। ये मैं ये वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ। ये देखें, ऑल दो कि ये इतना पोर्शन तो सेम है, ठीक है, ये स्टाइल तक, उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है ना, ये सारा डिफरेंट चीजें हैं, तो ये अगर एक ही इधर देके तो ये सारा कुछ एक ही लाइन में नहीं आ सकता? ऐसा हो देखें सकता आप है?
डिफरेंट स्टाइल चेंज कर रही है ना। अगर कलर चेंज करना है तो उसके लिए अलग देना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो अलग देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज चेंज करना है। अगर मैं इन सबको कमेंट करूँ ना तो वो सिर्फ कलर ही रेड करेगा, उसको उसमें कुछ नहीं करेगा। तो ये बाकी प्रॉपर्टी जो है बैकग्राउंड कलर के लिए है, फॉन्ट साइज के लिए है, इसके बॉर्डर के लिए है, और सेम क्लास को। ठीक है। अच्छा, एक क्लास है तो उसमें जो जो चेंजेस लानी वो इस तरह से ला रहे हैं। जी। फर्ज करें मैं इसका बेनिफिट इसका ये है, मैं ये बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे लूप हटा दिया। ठीक है। मैंने पहला जो एलिमेंट है क्लास में, जो पहला H1 है, उसको देना है, मतलब उसको ये सारी स्टाइलिंग देनी है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जीरो को यहाँ पे करूंगा, फिर जीरो करूंगा, या पूरी सब पे जीरो जीरो लगा के, तो मेरा जो एक है, मतलब मैं इसको करूं। ठीक है, वो उधर भी हो रहा है साथ में। मतलब मकसद ये बताने का ये है कि अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करना है यहाँ पे, सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये हो, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे सब में जीरो जीरो लगाऊंगा, तो ये एक पे अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर अगर मुझे सब पे अप्लाई करना है, तो अगर मैं मैनुअली करूंगा ना, तो मुझे फिर इसको फिर कॉपी करके यहाँ पे इसमें चेंज करना पड़ेगा, फिर वन वन करना पड़ेगा। ठीक है। इस तरह से फिर सेकंड थर्ड पे भी करना है चेंज, तो फिर मैं इसको कॉपी करके इसमें फिर टू टू लगाऊंगा एक ही जगह पे। तो ये काम हमारा लूप जो है वो आसान कर रहा है, कि हमने एक ही लूप लगाया और वो सारे एलिमेंट्स को सेम स्टाइलिंग दे रहा है। जी, तो इस बात की समझ आई है। ये सर क्लियर है, थैंक यू। सर ये आपने वेरिएबल लिया है यहाँ पे क्लास 1, और इंडेक्स में आपने शायद क्लास ही लिखा है खाली, तो ये कंफ्यूज कर रहा है। कहाँ पे? इंडेक्स में आपने जो वेरिएबल लिया है क्लास का, वो आपने क्लास ही लिया है ना, खाली 1 तो नहीं लगाया वहाँ पे। ये जो एलिमेंट मैंने टेस्टिंग की क्लास ली ना, उस इस वेरिएबल को क्लास 1 में स्टोर किया हुआ है। तो अब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अच्छा सर, यहाँ पे उनको ये बात कंफ्यूज कर रही है कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जो हम लेते हैं क्लास या आईडी, तो वो क्लास को भी एक वेरिएबल समझ रहे हैं, जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में वो समझ रहे हैं कि वो क्लास और ये क्लास 1 इनका। ठीक है, अगर मैं इस तरह से कर दूं इन सबको, तो फिर ठीक है शायद। ठीक है, अब ठीक है। मैंने जो यहाँ पे क्लास दी थी, मैंने उसको ही एज ए वेरिएबल लिया है, और अब मैंने इसको सेम स्टाइलिंग इसे अप्लाई कर दी है। क्लियर है, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो क्लासेस क्लियर होगी। अब हम चलते हैं टैग्स नेम पे, कि हम सिंगल टैग्स को किस तरह से टारगेट करते हैं। ठीक है, मैंने इनको कमेंट किया, और मैं यहाँ पे टैग्स कुछ मतलब पी टैग को टारगेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब टैग्स कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, ए टैग ले सकते हैं, H1 H6, जो H1 से H6 तक है, और इमेज टैग्स है, कोई भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो मैंने टेस्टिंग के लिए जो है वो पहले लिया। तो अब इसको मैंने स्टोर करना है, और मैं डायरेक्टली इसको बिना मैंने क्लास दी और बिना मैंने आईडी दिए, मैं डायरेक्टली पैराग्राफ को टारगेट करूंगा। ठीक है। तो मैं लेट पैरा इसको इस वेरिएबल से कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल अपनी मर्जी से लिया, और ये हम बाउंड नहीं है कि हम इसको क्या रखें, बस सिर्फ आपने नेमिंग कन्वेंशन याद रखनी है जो हमने पढ़ी थी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये पी ही रखें क्योंकि उधर पी है। ठीक है, तो अब क्योंकि पैराग्राफ जो है वो भी मल्टीपल हो सकते हैं, सिर्फ आईडी जो है वो यूनिक होती है। आपने पढ़ा है HTML में और CSS में भी, कि आईडीज यूनिक होती हैं, क्लासेस भी सिमिलर हो सकती हैं, पैराग्राफ भी मल्टीपल हो सकते हैं एक ही डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम हम लूप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं पैरा लिखता हूँ, और पैरा में
जीरो पे देखता हूँ कि उसका जो इनर टेक्स्ट है या इनर एचटीएमएल है, इनर एचटीएमएल को चेंज करते हैं और उसमें हम h1 दे देते हैं। सर आपने ऊपर ना क्रिएट एलिमेंट लिख दिया है, वो आएगा गेट जी, एलिमेंट बाय टैग ने। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, जी बिल्कुल, थैंक यू। और ये था इनर एचटीएमएल। जी, तो जब भी हमने टैग्स के थ्रू हमने इसको टारगेट करना होता है ना एचटीएमएल के एलिमेंट्स को, तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं क्लास आईडी के लिए था सीधा सीधा ही, जैसे आईडी है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्लास के लिए है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और जो टैग्स हैं उनके लिए है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो हमारा टैग जो था वो पी है, तो इसलिए हमने इन कोड्स में पी को टारगेट किया। और मैंने जो जीरो पे था, मतलब जो फर्स्ट मेरा पैराग्राफ था, उसका इनर एचटीएमएल चेंज किया और उसको मैंने फर्स्ट वाले को h1 भी कर दिया, मतलब उसकी हेडिंग भी चेंज कर दी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। अ, ठीक है सर, अब्दुल्ला आप बता सकते हैं कि अब मैंने इस एलिमेंट को टारगेट करना है अगर, तो मैं किस तरह से करूँगा? चैट में कुछ है? डिफरेंस बिटवीन इनर एचटीएमएल एंड इनर टेक्स्ट, तो इसको कोई रिपीट करना चाहेगा? आई थिंक उन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो आप में से कोई रिपीट कर दे कि इनर एचटीएमएल में और इनर टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। जी सर, मैं कर रहा जी हूँ। बेसिकली जो इनर टेक्स्ट होता है ना, उसमें हम सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे हमने इनर एचटीएमएल किया है ना, तो इनर एचटीएमएल से मुराद ये है कि हम उसका टैग भी चेंज कर सकते हैं। तो बस ये डिफरेंस। जी, अगर मैं यहाँ पे इनर लिखूंगा ना, इनर टेक्स्ट लिख दूंगा, तो मुझे वो H1 को ऐसे टेक्स्ट ही दिखाएगा साथ में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। इनर एचटीएमएल करूंगा तो वो एज ए एचटीएमएल का एलिमेंट लेगा उसको, जो मैंने यहाँ पे ऐड किया होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम ना लूप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक मैं और मेथड बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ताकि वो दोनों आपको आए। ठीक है, इसमें भी हम लूप यूज कर सकते हैं। मैं पैराग्राफ की लेंथ को स्टोर कर लूँगा एक और वेरिएबल में, और उसको एज ए एंडिंग लिमिट रख दूंगा, और मैं उसको लूप के थ्रू ही ना कर सकते हैं। लेकिन एक सेकंड मेथड भी है जो आप यूज कर सकते हैं, तो उनको हम करते हैं, मतलब उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो जब भी आपने वो यूज करना हो ना, तो आप क्या करेंगे कि पैरा, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है, ठीक है, जिसमें हमने पैराग्राफ को टारगेट किया है, सॉरी उसमें ना रे से स्टार्ट करते हैं, रे, ठीक है, और फ्रॉम, और देन जो हमने वेरिएबल लिया होता है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये एज ए रे स्टोर होते हैं सारे, 0 1, ये इंडेक्सिंग सारी ना इसमें स्टोर होती है, 0 1 2। इसको मैं एक दफ़ा कमेंट करता हूँ। तो ये अरे में सारे स्टोर होते हैं, तो अरे फ्रॉम, मतलब इस अरे में से मैं एक फॉर ईच लूप यूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर ईच, और एक फंक्शन कॉल करूंगा इन सब एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, मतलब जितने भी पी टैग्स होंगे ना सारे, उनके लिए ये पी मेरा जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा, उस सब पे 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगा। और उसकी स्टाइल चेंज करनी है, स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, उसका टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनके स्टाइल को चेंज करता हूँ, और ये स्टाइल अब सब एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। जी, तो ये क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो ये एक मेथड था, इसको हम लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये लूप लगाया था। सिंपली हमने इसकी लेंथ को एक वेरिएबल में स्टोर करना होता है,
और स्टार्ट जीरो से करते हैं और एंडिंग लिमिट लिमिट इसकी लेंथ को लगा देते हैं और प्लस प्लस करते जाते हैं और सारे एलिमेंट जो है ना वो उन पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये फॉर ईच वाला भी यूज़ कर सकते हैं। जी, यहाँ तक और ये किसी का कोई रिपीट कर क्वेश्चन रहे है? हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे हमने पैराग्राफ्स लिखे, 4 पैराग्राफ थे हमारे पास, और इसको हमने इसमें एक न्यू वेरिएबल में गेट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम और पी टैग हमने टारगेट किया। ठीक है, और इसको हमने एक वेरिएबल न्यू पैराफ में स्टोर करवा लिया। तो अब जो इसमें जो सारे एलिमेंट स्टोर होंगे ना, जो पी के टैग वाले वो सारे इसमें स्टोर होंगे और वो अरे की फॉर्म में स्टोर होंगे। ठीक है, तो मैंने अरे फ्रॉम मतलब अरे, और कौन सी अरे, जो पैराग्राफ वाली अरे है। ठीक है, उसके लिए हर हर जो एक सिंगल एलिमेंट था उसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई किया पी वाला, और पी एज ए आर्गुमेंट दिया हुआ है फंक्शन में। तो जब मैंने स्टाइल अप्लाई करना है तो ये पी जो है हर एलिमेंट के लिए रन हो रहा होगा। तो ये फर्स्ट के लिए होगा, ये पूरा पहले फर्स्ट के लिए होगा। ठीक है, फर्स्ट पैरा के लिए। देन फिर सेकंड टाइम दूसरे पैरा के लिए होगा। तो जितनी भी हमने स्टाइलिंग दी होगी वो सारी पूरे एलिमेंट्स पे अप्लाई होगी जितने भी पैराग्राफ पे होंगे। फंक्शन कहाँ डिफाइन किया है आपने? तो ये यहाँ पे। और सर अगर हम एक पैराग्राफ को क्लियर दिया दूसरे को डिफरेंट देंगे तो फिर इंडिविजुअली बेसिस पे करेंगे? जी, फिर आप इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे दिया था कि फर्स्ट को टारगेट करना है तो जीरो वाला, और जो सेकंड को करना है तो वन वाला। तो इस तरह से आप इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं। ओके सर। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और है, और वो है क्यूरी सिलेक्टर। ठीक है, क्यूरी सिलेक्टर और क्यूरी सिलेक्टर ऑल। तो उसको भी बेसिकली ना इस पैराग्राफ से ही टारगेट करके दिखा देता हूँ। आई थिंक क्लास से करना चाहिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और क्लास वन। जी, तो मैंने ये 4 पैराग्राफ थे और इनको मैंने सेम ही क्लास दे दी। और मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ, लाइक पैराग्राफ 1 और डॉक्यूमेंट क्यूरी सिलेक्टर मुझे चाहिए, क्यूरी सिलेक्टर ऑल नहीं चाहिए। और इसमें मैं अपनी क्लास का नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैं पैराग्राफ से टारगेट नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, मैं क्लास के थ्रू टारगेट करना चाह रहा हूँ। और क्लास का मुझे यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा, जैसे हम CSS में टारगेट करते थे क्लास को। ठीक है, अगर मैंने आईडी दी हुई है तो आईडी तो वैसे दे ही हम एक हो सकते हैं, लेकिन आईडी भी अगर मैंने इसमें टारगेट करनी तो मैं हैश लगाऊंगा। ठीक है, अगर मैं क्लास को टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा इससे पहले। तो क्लास 1 है क्योंकि इसको नहीं पता कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं। ये जो भी आप आर्गुमेंट देंगे ना वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट होगा, जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे पैराग्राफ है या चाहे वो कोई कोई ए टैग है या H1 से लेके H6 तक कोई टैग है या कोई क्लास है, क्लासेस सिमिलर भी हो सकती हैं। तो जो पहला होगा उनमें से सिर्फ उसको टारगेट करेगा ये। ठीक है, तो अभी मैं इसका सिर्फ पैरा 1 का जो स्टाइल है, मतलब उसका कलर, वो चेंज करता हूँ। तो उसने पहले के चेंज किया है। तो ना तो मैं इसमें इंडेक्सिंग पास कर सकता हूँ और ना ही इसके ऊपर कोई लूप रन होगा। सिर्फ इसका ये है कि जो सिमिलर चीज़ें होंगी उनमें से सिर्फ पहला जो एलिमेंट होगा वो टारगेट होगा और वो उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई होगा। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। मतलब अच्छा, ये क्वेरी सिलेक्टर में ये होगा कि हम जब क्लास सिलेक्ट करें तो हमने सिर्फ डॉट लगाना है, और आईडी है तो हैश लगा के सिलेक्ट कर जी, सकते हैं। मतलब ये उनकी रिप्लेसमेंट हो गई कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ जो पे पी को भी टारगेट करूँ ना, तो पी के साथ तो कोई डॉट वगैरह नहीं आता। पी को भी टारगेट करूँ तो ये फर्स्ट पैराग्राफ
क्योंकि पैराग्राफ्स में भी ये चार हैं, तो इनमें से जो फर्स्ट है उसको ये चेंज करेगा ये। ठीक है। और इसमें कुछ इंडेक्सिंग वगैरह नहीं है कुछ भी, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था क्लासेस के लिए और टैग्स नेम के लिए। ठीक है। ये सिंपली जो पहला होगा एलिमेंट इस सेम कॉन्टेक्स्ट में, मतलब पैराग्राफ में होगा या H1 में होगा या H2, मतलब H2 वाली हेडिंग्स होंगी, उनमें जो पहला एलिमेंट होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं चेंज करना तो फिर हमें अलग अलग डिफाइन करना होगा या फिर जो है वो लूप लगाना होगा, अगर सब पे अप्लाई करनी है। जी, अगर सब पे अप्लाई करना है तो आप वो पैराग्राफ वाला जो इंडेक्सिंग है उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ पहले पे अप्लाई करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, तो इसका ही थोड़ा सा एक थोड़ा एडवांस लेवल है, मतलब क्यूरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है। तो उसके लिए मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ और डिव के अंदर मैं एलिमेंट्स दे देता हूँ। इसको मैंने एक क्लास 1 दी और मैंने इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो राइट कर दिए, जैसे पी है, दिस इज ए पैराग्राफ, और H1 है, सीधे हेडिंग, और ए टैग है, दिस इज ए हाइपरलिंक। मतलब अगर आपने मल्टीपल चीज़ें टारगेट करनी है एक ही दफ़ा में, एक ही सिलेक्टर लगा के, तो आप क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज़ करेंगे। और हम किस तरह यूज़ करेंगे हम देखते हैं अभी। डिव, मैंने जो ये डिव है मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ जिसकी क्लास 1 है। ठीक है। तो कमेंट, तो यहाँ पे मैं अपनी वो वाला लगाऊंगा क्यूरी सिलेक्टर ऑल। ठीक है। रखी है वो क्लास, मैंने रखी है क्लास 1, और उसके अंदर जितने भी मेरे टैग्स हैं मैं आगे मेंशन करूंगा कि इसमें ये टैग मैं टारगेट कर रहा हूँ। और H1, एक H1 था, और P है और A है। ठीक है। तो इस कॉमा सेपरेटेड आप ना इसमें लगा सकते हैं, H1 है और P है और A है। ठीक है। ये तीन जो टैग्स हैं वो मेरी एक डिव में है जिसकी क्लास 1 है। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक कि हमने इसको किस तरह टारगेट किया है? मतलब हमने क्लास सिर्फ एक दफा डिफाइन कर ली और बाकी फिर एलिमेंट्स अपने मैच करना। जो भी क्लास जैसे होगी वो क्लास के जो जो आइडेंटिफायर है, मतलब क्लास का आइडेंटिफायर डॉट है, हम डॉट से उसको लिखते हैं। ठीक है। लेकिन जो H1 है हम उसको एज इट इज लिख सकते हैं, और P को भी एज इट इज और A को भी एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक ठीक समझ। तो यहाँ पे इसमें भी हम लूप यूज कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे इसके लिए यूज करूँगा फॉर ईच। ठीक है। तो माई डिव और फॉर ईच लगा के मैं इसको सबको 1 बाय 1 प्रिंट करवाऊंगा, इन सब की वैल्यूज को। ठीक है। यहाँ पे तो अब मुझे देखना है कि एक तो मैं डिव को देखता हूँ और इसमें स्टाइल करता हूँ रेड, तो इसने सबका कलर रेड कर दिया। लेकिन मुझे इनमें से डिफरेंट स्टाइलिंग चाहिए, मुझे ये भी डिफरेंट चाहिए, मुझे हेडिंग पे भी डिफरेंट चाहिए, और मुझे पैराग्राफ पे भी डिफरेंट चाहिए। तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? तो एक्सक्यूज, उसके लिए हम इसमें, हाँ जी जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप अभी एक वर्ड लिखते हो पूरी लाइन पहले लिखी जाती है, वो कैसे आता है? वो मैंने बताया था कि मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, गिटहब को पायलट, तो वो आप यूज़ कर सकती हैं। वो अटैच की जाती है इसके साथ? जी, इंस्टॉल करेंगी और आपको उसके लिए साइन अप करना पड़ेगा गिटहब को पायलट के लिए, तो फिर आपको एक्सेस मिल जाएगी इसकी।
ओके सर। अच्छा मैम, ये पेड है, आप इसके अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं। एक टैब 9 है, वो इसके अल्टरनेटिव है, तो वो फ्री में काम कर जाती है। सर टैब लाइन। टैब 9, मैं आपके साथ उसको स्क्रीनशॉट स्लैक पे शेयर कर देता ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ना जो डिव मेरे डिव के अंदर जो डिफरेंट टैग्स हैं उन पे स्टाइलिंग भी डिफरेंट अप्लाई हो। तो मैं वो किस तरह से कर सकता हूँ? तो मैं डिव और इसमें मैं लिखता हूँ कि टैग नेम, ठीक है। एक ये फंक्शन होता है और उसमें हम उससे हम टैग को गेट कर सकते हैं कि टैग कौन सा है, ठीक है। ये वाला जो है मुझे पूरे टैग्स दे रहा है और उसके ऊपर सिमिलर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। सिमिलर स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा है। लेकिन मैं डिव के अंदर इफ कंडीशन लगाऊं, इफ ये मेरा इफ टैग नेम जो है वो इक्वल टू H1 के, तो इसमें मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अब इसका जो स्टाइल हो डिव का, जस्ट ए सेकेंड, डिव डॉट स्टाइल और इसका बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। अब उसने H1 के लिए अप्लाई की है, लेकिन इसमें आई थिंक मुझे H1 जो है वो कैपिटल में लिखना पड़ेगा। और इसको मैं करता हूँ हाइट। इसमें होता ये है कि जो डिव है उसका टैग नेम हम गेट करते हैं और देखते हैं कि इक्वल टू जी, यहाँ पे ये बोल रहा था, ठीक है। अच्छा, ये जो है डिव के अंदर का मुझे टैग नेम देगा कि टैग नेम जो है वो कौन सा है। अगर वो H1 के इक्वल है तो उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर जो येलो अप्लाई करेगा। और अगर इफ जो टैग नेम है वो P है तो उसके अंदर बैकग्राउंड कलर जो वो रेड कर देगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इस तरह से चेंज होता है। और अगेन इफ लगाता हूँ और मैं देखता हूँ कि अगर टैग नेम A है तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दे। तो इसके अंदर आप इस तरह से डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। आपको देखना है कि अगर H1 है तो मुझे इसमें ये स्टाइल चाहिए, तो आप इफ लगा के इसके अंदर जितनी भी स्टाइलिंग है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे और भी स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई करता हूँ और डिव डॉट स्टाइल हैंड इसको थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। कलर जो है तो इसमें मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ ये, फिर मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। इस तरह से अब इसकी स्टाइलिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स की, ठीक है। आप देख रहे हैं। और अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के। जी, इस तरह से आप इन सब पे पैडिंग और मार्जिन और बॉर्डर रेडियस और जो भी आप लोगों को प्रॉपर्टीज याद हों CSS की, तो वो अप्लाई कर सकते हैं वन बाय वन। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? सर अगर हम HTML और JS यूज कर रहे हैं, इस तरह से लेके चल रहे हैं दोनों को इकट्ठा, तो इसमें CSS तो फिर इसी पे इम्प्लीमेंट हो रही है ना, JS पे, तो उसको तो हमें साथ में ऐड करने की जरूरत नहीं है। जी मैम, इन इसमें दैट। ना जी जी जी, जी। लाइक मतलब थोड़ा सा HTML। हम आगे चलेंगे ना। जी जी, आप पूछें। मैं कह रही हूँ कि HTML और CSS हम इकट्ठे लेके चल रहे थे, ठीक है। फिर हम आगे HTML और JS पे, और JS में ही वो जो CSS की स्टाइलिंग वगैरह सारा कुछ हम JS में कर रहे हैं। तो आई थिंक देर इज नो नीड टू यूज ऑफ CSS। हम कह लें कि स्पेसिफिकली उसको नहीं करने की जरूरत ना। सर मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। जी सर। जी जी सर, प्लीज। अच्छा, ऐसे है कि जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं ना, तो एक इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड ये है कि आप उसका पहले डिजाइन डेवलप करते हैं, फिर उस डिजाइन का कोड होता है जो HTML और CSS के अंदर ही होता है। पूरी दुनिया में से या कोई लाइब्रेरी यूज करते हैं जैसे बूटस्ट्रैप है, एक्सेट्रा। और फिर जब वो डिजाइन बन जाता है, तो उसके अंदर जो हम चेंजेस डाल रहे होते हैं, जैसे कि आप कह लें कि उसके अंदर फंक्शनैलिटी डाल रहे होते हैं, वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डाल रहे होते हैं। तो ये आपकी तब यूज होगी
जब आप एक कंप्लीट HTML एंड CSS के अंदर पेज बना चुके होंगे और उसके अंदर आप स्पेसिफिक पार्ट्स के ऊपर चेंजेस लाना चाहते हैं। जैसे अगर आपने पहले वर्डप्रेस के अंदर थोड़ा बहुत काम किया हो, तो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि वहां पे एक बटन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आप उसको क्लिक करते हैं कि तो उसका आइकॉन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो आइकॉन चेंज कैसे हो रहा है? पहले हमने उसको CSS के अंदर बनाया और उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसके ऊपर एक फंक्शनैलिटी लगा दी कि सिंपल सी, कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो CSS है उसको कॉल किया जाए और उसको चेंज किया जाए। तो ये इस तरह से हम आगे साथ साथ इसको कर रहे होंगे। ओके सर, थैंक यू। इससे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम वही पढ़ेंगे इवेंट्स को, कि जब क्लिक हो तो किस एलिमेंट का स्टाइल चेंज करना है, जब क्लिक हो तो किस एलिमेंट का जो है टेक्स्ट चेंज करना है, और हम डिलेड एक्शन किस तरह से करवा सकते हैं, माउस होवर पे और माउस लीव पे किस तरह से हम अपनी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट यही पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, बट सर अभी मैं एक अभी 2 मिनट्स रह गए हैं। मैं सर बात करूंगी कि लाइक अगर मैं एक वेबसाइट का एक डिजाइन मैंने ऐसे सर्च किया, मैंने कहा मैं देखूं कुछ अगर किस तरह से। तो सर मैंने उसको देखा, मुझे जिस तरह से वो उसके बटन्स और वो सारी चीजें चल रही थी, आई वॉज कंफ्यूज कि इसमें मैं क्या चीज इम्प्लीमेंट करूंगी। HTML को भी हमने सारा पढ़ा, अब CSS भी था, फिर अब JS भी लेके चल रहे हैं। तो वो मुझे कुछ ऐसा कुछ समझ नहीं आई कि वो क्या खिचड़ी पकी हुई है कि मैं कहाँ से इसके पीछे बैकएंड पे क्या यूज हो रहा है, इसके बैकएंड पे क्या चीज, मतलब मैं इसको लेके कैसे चलूंगी, मैं बनाऊंगी स्टार्ट कहाँ से करूंगी, वो सारी चीजें कंफ्यूज कर रही हैं। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में जब हम लेके चलते हैं तब तो काफी हद तक चीज क्लियर हो जाती है। बट इन अदर सेंस जब हम जाते हैं उधर सारा को कुछ चीज बनाने के लिए, लेट्स सपोज जैसे बिल्डिंग, मतलब एक एक चीज वेब पेज बनाने जा रहे हैं, तो उसमें फिर जाके कंफ्यूजन होती है कि क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैम आप ना इस तरह करें कि इसीलिए लीड कोड के सजेशन देते हैं सर, के लीड कोड करेंगे ना तो आपका जहन खुद से सोचने लगेगा कि ये किस तरह से हो रहा है, मुझे किस तरह की लॉजिक लगानी पड़ेगी बैकएंड पे। ठीक है, आपके पास पूरे टूल्स हैं, आपके पास वेब डेवलपमेंट के पूरे टूल्स हैं, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है, आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको टैकल नहीं कर पाते। आपके पास पूरे फंक्शंस होते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, कैसे लेके चलना है और क्या टारगेट अचीव करना है, इन चीज़ों के पता ही नहीं चल रहा होता।